उत्तराखंड निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 नगर निगमों में से 10 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत का परचम लहराया। देहरादून नगर निगम सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल को हरा दिया। लेकिन निकायों के वार्डों में पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले सबसे ज्यादा निर्दलियों की जीत हुई है। अब चर्चा हो रही कि क्या पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले जीतने वाले नेता फिर से पार्टी में शामिल होंगे, और अगर ऐसा होता है तो क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं होगा? इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट से समझिए पूरा मसला क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके या पार्टी के खिलाफ जो भी लोग चुनाव लड़े हैं, उनको पार्टी ने अपने संविधान के अनुसार 6 साल के लिए निष्कासित किया है और अभी भारतीय जनता पार्टी का उनको वापस लेने का कोई विचार नहीं है और उस पर कोई किसी प्रकार की चर्चा भी नहीं हो रही है। मैंने एक राजनीतिक संभावना के तहत कहा था कि हम एक राजनीतिक दल हैं और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संभावनाओं के आधार पर चलती है। भविष्य में कभी कोई उनके द्वारा मांग आएगी और ज्वाइन करने के लिए उनकी कोई ऐसी बात आती है, उसमें विचार करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान की जो स्थिति है, अभी हम किसी भी निर्दलीय को ज्वाइन करने के संबंध में कोई चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। निर्णय लेना तो दूर की बात है। और निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कितने बागी चुनाव जीते हैं, चाहे वो पार्षद के पद पर हो, चाहे सभासद हो या नगर पंचायत अध्यक्ष हो, नगर पालिका के विभिन्न पदों पर, उनका ब्यौरा पूरे प्रदेश से जुटाया जा रहा है। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी अभी दिल्ली चुनाव में व्यस्त हैं। पार्टी की बहुत जल्दी इस पर बैठक होगी और पार्टी की बैठक में ही तय किया जाएगा कि अगर वो पार्टी में आना चाहते हैं, उन्हें पार्टी में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये हाईकमान इस पर गंभीरता से विचार करेगा। केंद्रीय नेतृत्व को सारी स्थिति से अवगत कराया जाएगा और जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसी के आधार पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और आपने समझा इससे कि इस बार के जो निकाय चुनाव 2025 रहे, उसमें निर्दलियों की बल्ले बल्ले रही। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है, क्योंकि काफी निर्दलीय जो इस चुनाव में जीते हैं वो बगावत करके या तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से, जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, उनसे यहाँ पर आए थे। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों की अगर बात करें तो उनका कोई खासा इस बार दमखम देखने को नहीं मिला। हालांकि उस पर भी जिक्र करेंगे कि कौन कहाँ पर कितना सफल हुआ। लेकिन हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि जिनको टिकट नहीं मिला वो बागी हुए, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल की है, तो क्या पार्टियां उन्हें वापस लेंगी या फिर वो पार्टी में आना चाहते हैं, और अगर ऐसा होता है तो उससे क्या क्या परिणाम होंगे और किस तरीके से बातें आगे जाएंगी। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्टूडियो मौजूद है हमारे साथ सतीश चंद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त वर्चुअली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष सैनी जी जुड़े हुए हैं। सैनी जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता देवचंद उत्तराखंडी जी जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ स्वतंत्र पत्रकार शक्ति बर्थवाल जी हैं। बर्थवाल जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले सतीश चंद जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि अगर ऑल ओवर ओवरऑल देखें तो आप लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहा। नगर निगम में तो बहुत शानदार रहा, क्योंकि 11 नगर निगम है और 10 पर आप जीत गए। इसके अलावा ऑल ओवर अगर बात करें नगर निगमों की, पंचायतों की, पालिकाओं की, तो उसमें भी 2018 की तुलना में आपकी सीटें बढ़ी हैं। हालांकि निर्दलियों का दबदबा खूब देखने को मिला। क्या ऐसे बागी, क्योंकि आपकी पार्टी से बहुत सारे बागी हुए थे, वो जब निर्दलीय चुनावी मैदान में थे और उसके बाद वो जीत गए हैं, क्या सोच रही है पार्टी? आप उन लोगों को वापस लेना चाहते हैं? किस तरीके की इस बात पर चर्चाएं हैं? देखिए रवि भाई, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, उन्होंने खुद बोला है कि भाई देखिए, अभी इस पर पार्टी कोई विचार नहीं कर रही है दूर दूर तक। अगर लेकिन भविष्य में इस तरह की अगर कोई संभावनाएं अगर आएंगी तो उस पर निश्चित तौर पे विचार करा जाएगा। देखिए, अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी जो बागी था भाजपा का और वो चुनाव जीता है, तो देखिए निश्चित तौर पे अगर उसे भविष्य में अगर वो प्रार्थना पत्र या कुछ इस तरह का देंगे कि विकास के साथ जुड़ने के लिए अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहेंगे, तो निश्चित तौर पे उस पर संभावनाएं तलाशी जाएंगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि जो 6 साल के लिए निष्कासित करे गए हैं पार्टी द्वारा, उनकी स्थिति यथावत रहेगी। अगर भविष्य में कुछ इस तरह की संभावनाएं अगर कुछ बनती हैं तो उस पर विचार करा जाएगा। लेकिन अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उसको बिल्कुल नकार दिया है। और आप ये देखिए कि एक तरफ तो हमारे जो निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, जो भाजपा के कहीं ना कहीं बागी रहे हैं, और निश्चित तौर पे उनका आंकड़ा बहुत ज्यादा है,
और मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए उनका तो आतुरपन, और वो तो चाहेंगे कि ये विकास की जो नदी है, विकास की जो बयार है, उसके साथ अपने को शामिल करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर है, और विपक्ष का जो निकाय में जो उनका रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, वो तो पूरे प्रदेश ने ही देखा है, पूरे देश ने देखा है। साथ में मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, जो उनके जो प्रत्याशी हैं, जो उनके पार्टी को छोड़ के गए थे लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा, वो लोग भी उनकी पार्टी में ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। वो कह रहे, वो उनके जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपने भतीजे की वाइफ को चुनाव लड़ाया था, पत्नी को चुनाव लड़ाया था, वो बोलते हैं कि झुमका पहलवान के अंदर हमें काम नहीं करना है, झुमका पहलवान के नीचे हमें काम नहीं करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियों का अंतर है कि कौन सी पार्टी और किस पे जनता का विश्वास, और जिन जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनका विश्वास किस पे अभी भी बना हुआ है। ठीक है आशीष सैनी जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि बहुत सारे जो बागी प्रत्याशी थे चुनाव मैदान में रहे, उसके बाद जीत गए। अब क्या लगता है आप लोगों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन तो इस बार भी अच्छा देखने को मिला है, निगमों में तो आप एक भी सीट नहीं ला पाए, ऐसे में किस तरीके की चर्चाएं हैं आप लोगों की पार्टी में इस वक्त? और हमने जब बात की तो आपके कुछ नेताओं का ये कहना है कि इसको लेकर हम जल्द एक बैठक करेंगे कि इन लोगों को वापस लेना और क्या रणनीति उस पर तैयार करेंगे। देखिए, पहली चीज तो चुनाव के जीतने और हारने की समीक्षा की बात है। यदि ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच में होता तो निश्चित रूप से ये चुनाव कांग्रेस जीतने वाली थी, लेकिन ये चुनाव भाजपा के साथ साथ राज्य की पुलिस ने, राज्य के तत्काल जो जिस जगहों पर चुनाव हुए वहां के आईएएस अफसरों ने और पूरे प्रशासनिक तंत्र ने और पूरे मंत्रिमंडल के सामने लड़ा है। तो हमारे सामने समस्या ये थी कि हम या तो पुलिस की ज्यादतियों से लड़े, या फिर अधिकारियों की अनदेखी से लड़े, या फिर जो चुनाव आयोग के अधिकारी, पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनसे लड़े। तो इन सब लड़ाई में भले ही नगर निगमों में हमें थोड़ा सा पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन अगर आप नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों का रिकॉर्ड उठाएंगे तो हम लोगों का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। जिस जगह हम लोग रहते हैं यहाँ पर कम से कम शहरी क्षेत्रों में तो बीजेपी जीत कर आई है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में दूर दूर तक भाजपा साफ हो चुकी है। दूसरी बात ये कि आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतना हारना मतदाताओं के मत पर निर्णय है, लेकिन उस मतदान को जो आपके पक्ष में हो रहा है, उस मतदान को आप जिम्मेदारी के तौर पर न लेकर अपने द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और जनता की अनदेखी पर एक मोहर के रूप में देखते हैं। यदि आपने नगरीय क्षेत्रों में कोई विकास कार्य नहीं किया और फिर भी आप चुनाव जीतते हैं, तो आप ये मान के चलते हैं कि अगर हम कोई काम नहीं करेंगे हम फिर भी चुनाव जीतेंगे। जनता आपकी भावनाओं को लेकर, आपकी घोषणाओं को लेकर बड़ा ठगा महसूस करती है, लेकिन फिर भी आपके चिकने चुपड़े जाल में आकर, जिसमें आप धार्मिक ध्रुवीकरण का सहारा लेते हैं, जिसमें आप तमाम तरह के झूठ का सहारा लेते हैं, जो कांग्रेस पार्टी कभी भी स्वीकार करेगी नहीं, चाहे सत्ता मिले या ना मिले। पहली बात तो आपके प्रश्न का यही जवाब है। दूसरी बात है कि कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है, और आपने निर्दलीयों को लेकर बात की कि निर्दलीयों को हम लेंगे अथवा नहीं लेंगे, जो आपने वक्तव्य दिया इसे एक शब्द में अगर कहा जाए, इसे थूक कर चाटना कहते हैं। चाहे आपके बागी हो, चाहे आपकी पार्टी हो जिन्होंने उनको निष्कासित किया है। बागी जो चुनाव जीत गए आपको वो बहुत प्यारे हैं, और जो बागी भारतीय जनता पार्टी के नाराज होकर चुनाव हार गए हैं उनसे आपको नफरत बरकरार रहेगी। ये आपका चाल चरित्र और चेहरा है। तीसरी चीज, पंचायत चुनाव, ये जो नगर निकाय चुनाव है, इसकी पूरी समीक्षा इस दौर पर की जानी चाहिए कि सरकार की परफॉर्मेंस नगरीय क्षेत्रों में क्या रही है, क्या उस परफॉर्मेंस के नाम पर मतदान हुआ, या केवल कांग्रेस को हराना है, बीजेपी को लाना है, इस नाम पर मतदान हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपके सामने है, आप देख सकते हैं। जिसको ये यू टर्न पॉलिटिक्स जो इनकी है कि जो जीतने वाले निर्दलीय हैं उनको लेंगे, जो हारने वाले निर्दलीय उनको नहीं लेंगे। ठीक है। अच्छा देवचंद उत्तराखंडी जी, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल ने पार्टिसिपेट तो किया लेकिन एक सीट आप लोग ले आए, बताइए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी 2 सीटें लेकर आ गई, बसपा 4 सीटें लेकर आ गई। जयंतरा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनाव के बाद आज ही आया हूं, और आज मैं अपना उत्तराखंड क्रांति दल का
केंद्रीय महामंत्री और कार्यालय प्रभारी होने के नाते अपने उत्तराखंड के समस्त जनता को, जिन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशियों को अपना मत देकर उस पर विश्वास जिताया है, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और ख़ास तौर पर हल्द्वानी की जनता को मैं मुबारकबाद देता हूं और वाल्मीकि जी को खास तौर पर मुबारक देता हूं कि उन्होंने अपने सीट को बरकरार रखा है और उसमें उत्तराखंड पूरे उसमें उत्तराखंडियत उनमें जिंदा है। अब आज का जो मुख्य विषय आपका है, जो आपने सवाल किया है कि भैया आप जो निर्दलीय जो बागी बीजेपी और कांग्रेस से बाहर आए हैं, क्या वो पार्टी में उनको शामिल करेंगे ये लोग कि नहीं करेंगे। इसके लिए मैं आज जो बीजेपी के जो प्रवक्ता आए हैं उनका मैं साधुवाद भी करता हूं कि उन्होंने एक मुश्त में ये बोल दिया कि पार्टी की ये मंशा है कि जो 6 साल के लिए निष्कासित है वो बाहर रहेंगे। लेकिन उन्होंने बोल तो दिया, मैंने उनका साधुवाद कर तो दिया, लेकिन बीजेपी की नीति इतनी खराब है, इतनी खोटी है कि वो हर किसी दागी को लेते हैं। ये तो दागी नहीं, साफ सुथरे हैं, ये तो जीते हुए हैं। और न केवल उनके बागी, वो तो कोशिश करेंगे जो कांग्रेस के भी हारे हुए हैं उनको भी अपनी पार्टी में करेंगे, क्योंकि ये अपना एक कचरा डंप भी शुरू करते हैं। अब मैं बात आता हूं कि इस बात पर कि इसके बाद जनता पर क्या असर होगा। अब आपको बताया, जनता ने निर्दलियों को वोट देकर ये साफ कर दिया है कि उनको न विश्वास बीजेपी पे है और न विश्वास कांग्रेस में है। ऐसी स्थिति में अगर वो प्रत्याशी बीजेपी या कांग्रेस में शामिल होता है तो हमारा तो ये रिकमेंडेशन रहेगा, ये सलाह रहेगी कि ऐसे सभासदों की या ऐसे महापौर और अध्यक्षों की सदस्यता तुरंत प्रभाव से निरस्त कर देनी चाहिए, क्योंकि जनता के साथ सीधा सीधा ये एक छल है। उन्होंने उसको बीजेपी देकर वोट नहीं दिया था, उन्होंने कांग्रेस देकर वोट नहीं दिया था, उन्होंने निर्दलीय रहकर हमारे शहर, हमारे नगर पालिका या नगर पंचायत का भला होगा इसलिए वोट दिया था, क्योंकि उन्होंने ये विश्वास तो जरूर किया था कि ये काम करने वाला आदमी है और बीजेपी या कांग्रेस ने इसकी कदर नहीं करी। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि जो चुनाव हुआ है उसमें मैं अभी सैनी जी के साथ में बिल्कुल सहमत हूं कि ये चुनाव किसी पार्टी विशेष से नहीं हुआ है, बल्कि सरकार वर्सेस पार्टियों के साथ हुआ है। इसका ताजा उदाहरण हमारे पास एक नहीं, हजारों हैं, बाकी तो सामने आया नहीं। लेकिन ऋषिकेश का मामला आप देख सकते हैं, जहां पर पूरा देहरादून का प्रशासन, पुलिस प्रशासन और वहां के विधायक और आसपास के सारे विधायक मतगणना के अंदर घुसे थे। अगर मतगणना के अंदर घुसे थे तो मतदान के केंद्र पर उन्होंने क्या नहीं किया होगा, और क्यों नहीं किया आपके सामने स्पष्ट है। आप देख सकते हैं कि अधिकांश जो पुराने हैं, जो मूल निवासी हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम नहीं है, और जो कल के आए हैं उनमें एक बात है, जब तक मैं बोल रहा हूं बीच में नहीं बोलना प्लीज, मैं इसके लिए मैं इजाजत नहीं देता, क्योंकि मैं जब तक बात सुनता हूं, इसलिए बीच में कमेंट्स करने के लिए किसी को नहीं है। तो उसके लिए आप समझ सकते हैं कि इनकी जो एक 11 तारीख को जो लिस्ट आनी थी, वो लिस्ट तो नॉमिनेशन से पहले तैयार हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं है। ये चुनाव के बाद भी ऐसा काम ये करते हैं। अब आप देखें कि अगर इसमें यह कहें कि हमको तो जनता ने आशीष दिया है, ये नहीं, ये वोट, ये जीत आपकी लूट है, और आपने इसको मतलब कई बुरे तरीकों से, जिसको हमें बोलते हैं अपराधिक तरीके से ये जीत हासिल की है। ये जीत ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। जिस दिन प्रशासन और शासन किस चुनाव में अपनी ताकत से चुनाव लड़ाएगा, उस दिन बीजेपी कहां जाएगी, उस दिन बीजेपी का, इसमें तो जो सत्तारूढ़ पार्टी रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टियां दिल्ली या बाहर से चलने वाली पार्टी हैं, इनको क्षेत्रीय मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, अगर यही इसी प्रकार का हंगामा किसी और जगह यूपी हरियाणा में हुआ होता तो और कुछ भी हंगामा हुआ होता, लेकिन ये उत्तराखंड है, शांतिप्रिय है, और इसमें धोखे दे करके आराम से ये जीत हासिल की है। तो मेरा एक लास्ट में कंक्लूजन इसको मैं कह रहा हूं कि ये जो, अगर कोई भी दल से निकला हुआ, अगर वो निर्दलीय जीत गया है, अगर वो पार्टी में जाता है, तो ये जनता के प्रति छल है। ठीक है, छल है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये भी, आप देखिए विधानसभा चुनाव चले तो उसमें ठीक है, हमने कहा कि इसमें प्रदेश स्तरीय मुद्दे भी हावी होते हैं, राष्ट्रीय स्तरीय मुद्दे भी आते हैं। लोकसभा चुनाव में तो राष्ट्रीय स्तरीय मुद्दे पर लोग वोट देते हैं। इस बार भी ऐसा क्या हुआ कि उत्तराखंड क्रांति दल की सिर्फ एक सीट रवि वाल्मीकि जीते बस? देखो, इसमें केंद्र जी आपको मैं खास बात बता दूं, यहाँ तो क्षेत्रीय मुद्दे थे ना, यहाँ पर बिल्कुल हमारे स्थानीय मुद्दे थे। केवल क्षेत्रीय बल्कि स्थानीय मुद्दे थे। वो मुद्दे देहरादून के अलग हो सकते थे, हरिद्वार के अलग हो सकते थे, और आपके पिथौरागढ़ के अलग हो सकते थे, पौड़ी और श्रीनगर के अलग अलग हो सकते थे, और हैं। लेकिन इसको लेकर हम समाज के बीच गए, फिर वहीं पर हम समाज के बीच गए, हमने लोगों को बताया, आपको देहरादून का ये जितना भी प्रकरण जो हुआ है स्मार्ट सिटी के नाम पर लेकर, जो भ्रष्टाचार और जो पहला
है, इसको हमने बताया है। और नारी उत्पीड़न पर 9 पहाड़ी राज्यों में हम जो है टॉप में हैं। उसके लिए तो मैंने पिछले कई एक डिबेट में मैंने धामी जी के लिए गोल्ड मेडल की रिकमेंडेशन भी की है कि उनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए वो पहला और शाबाशी का नाम लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार के हमने मुद्दे गिनाए थे, लेकिन वो मुद्दे कहाँ साबित होते जब छल छदम कपट साथ में होता, तो ये इन मुद्दों का माने नहीं रखता। ठीक है शक्ति बरतवाल जी, क्योंकि हमने देखा है निर्दलियों का खूब दबदबा रहा, और अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो निर्दलीय करीब 50% वोट ले गए। ऐसे में जो बागी हुए उनमें से भी ज़्यादातर प्रत्याशी जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के भी और कांग्रेस के भी। क्या पार्टियां इन्हें वापस लेती हैं तो ये वाकई में छल होगा लोगों के साथ? इसे कैसे समझा जा सकता है, और जो रीत चली आ रही है वो क्या कहती है? अभी ये देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो अभी तक जो चर्चा का विषय रहा है। एक तो ये है कि क्या इलेक्शन फेयर हुए, इस पर भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संशय है। और इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन था, राज्य निर्वाचन आयोग, सभी के लगभग निशाने पर है। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर चूक हुई, चाहे वो आप ये देखिए, अधिकांश जो प्रत्याशी थे जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे, कम से कम 10 आज ऐसे प्रत्याशी जो जीत कर आए हैं सत्तारूढ़ दल के, मेरे कई लोगों से वहाँ पर बात हुई तो उनका ये कहना है कि इन्होंने आज तक अपना हलफनामा फाइल नहीं किया, और उसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड था भयंकर, वो नहीं दिया, तब कि भी उनका आवेदन एक्सेप्ट हो गया। तो ये भी अभी मामले, इस तरीके के मामले पूरे प्रदेश भर में आएंगे, कई कोर्ट में जाएंगे। तो यहाँ भी एक तरीके से कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग का फेलियर रहा। दूसरा, जो जहाँ पर पोलिंग स्टेशन था, वहाँ की जो पूरी व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। जो ट्रेनिंग का मॉडल था, मैं ये मानता हूँ कई ऐसे जो वोटर थे उनको यही पता नहीं था कि कितने पर्चे हमको दिए जाएंगे, कहाँ पर किस तरीके से वोट देना है। तो जो जागरूकता अभियान चलाना था निर्वाचन आयोग की तरफ से, राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व था कि वोटिंग से पहले वो व्यापक रूप से, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे वो नगर निगम क्षेत्र में जुड़ गए हैं, पहले वो लोग पंचायतों में वहाँ वोट करते थे, तो आप उनको ये बता ही नहीं पाए कि वोटिंग इस पैटर्न पर वोटिंग होनी है। कुछ लोग तो वहाँ मशीन ढूंढते रहे। तो ये फेलियर, टोटली फेलियर जो है राज्य निर्वाचन आयोग का है। और मुझे लगता है कि राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी समीक्षा करनी चाहिए और माननीय हाईकोर्ट का इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे आयोगों को निरस्त कर देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आप एक डेमोक्रेसी का मजाक बना के रखा है आपने, पॉलिटिकल पार्टी कोई दबाव बना सकती है, ठीक है, कोई भी सत्तारूढ़ दल में जब होता है तो दबाव बना सकता है, लेकिन आपका मैकेनिज्म, आपका सिस्टम इतना फेल है कि वो उस दबाव को ले रहा है। इसलिए ले रहा है कि क्योंकि आप कहीं आपकी चूक है, आप सही तरीके से आकलन नहीं कर पाए। जहां पर 2 से 2,500 की पोलिंग होनी थी, वहां पर आपने एक पोलिंग बूथ बनाया। जहां पर 700 की होनी थी, वहां आपने 3 बना दिए। तो ये बात जब जाकर वहां पर पता लग रही थी, ये तो आंकड़े डिटेल सब पहले से होती है। आप अपने जो पोलिंग एजेंट हैं या जो लोग वहां पर ड्यूटी में आरओ आपके लगे हुए थे, उनको ट्रेन नहीं कर पाए। आप उसी परिपाटी में लगे रहे कि ठीक है, इनको सब कुछ आता होगा और ये सब काम हो जाएगा। तो कितनी डिले आपने देखा होगा, जब आप उस दिन स्क्रीन पर थे, कितनी डिले वोटिंग हो रही थी। अब बताइए क्यों हो रही थी? आपके पास इतना सिस्टम था पूरे क्षेत्र के अंदर, आप उसको फैला सकते थे, आप अधिक बूथ बना सकते थे, लेकिन आप नहीं कर पाए। तो एक तो मुद्दा ये हो गया कि क्या फेयर इलेक्शन हुए? मुझे लगता है कि फेयर इलेक्शन नहीं कर पाया। उसमें हम सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सरकार तो एक प्रशासनिक है, सरकार से मतलब हमारा निर्वाचन आयोग से सवाल है। ये अकाउंटेबिलिटी राज्य निर्वाचन आयोग की थी, ये अकाउंटेबिलिटी उन अधिकारियों की थी जो इस ड्यूटी में लगे हुए हैं कि आप किस तरीके से जो वोटिंग है, जिस तरीके से जो वोट है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करें। एक तो जागरूकता के मामले में ये फेल रहे। अब आते हैं हम कि जो आपने कहा कि जो मेंबर हैं वो ज्यादा निर्दलीय क्यों जीत गए और पॉलिटिकल पार्टियों के क्यों नहीं जीते। इससे साफ जाहिर ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टियों के प्रति जो वोटर है उसके मन में कहने का एक संशय था। उसको भी ये लग रहा है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं तो केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है और मेयर में भी आपको वोट दे दिया, फिर आप कह रहे हैं जिस सभासद में और पार्षद में भी हमको वोट दे दो, और फिर ढाके 3 पार। पिछले 15 साल 20 साल से तो भारतीय जनता पार्टी का मेयर है उत्तराखंड, देहरादून राजधानी में। आज आप नगर निगम की स्थिति देख लीजिए, क्या स्थिति है। लगातार पूरे कार्यकाल में तत्कालीन मेयर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, वो उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाए। आज भी जो गंदगी का आलम है, आप अपने ऑफिस से बाहर चले जाएंगे, रिस्पना पुल से लेकर और थोड़ा सा घूम जाए आप कचहरी रोड तक, तो आपको नगर निगम की स्थिति पता लग जाएगी। इतने करोड़ों का बजट होने के बाद, स्मार्ट सिटी होने के बाद आप गड्ढे नहीं भर पा रहे हो, तो फिर आपको लोगों के मन में ये था कि भैया हमारे वार्ड में तो कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है।
अब जब ये पॉलिटिकल पार्टी कुछ काम है तो उन्होंने कहा जी निर्दलीय पर हाथ रख दिया। अब आपने आएगी इसको शामिल, निश्चित रूप से शामिल करेंगे, इसलिए शामिल करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी अगर उसको शामिल नहीं करती है, जो जिसका बोर्ड बना है, तो बगावत करेंगे, निगोशिएशन कैसे करेंगे, क्योंकि इतनी क्षमता तो है नहीं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आज न तो कांग्रेस पार्टी में रह गई है, ना भारतीय जनता पार्टी में रह गई है। एक आइडियोलॉजिकल क्या होता था कि जो इन्होंने कहा जी हमने 6 साल के निष्कासित कर दिया, और दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व का आप बयान सुन लीजिए कि हम इसकी संभावना तलाश रहे हैं, हम कब उनको शामिल करें। तो फिर जब आपने 6 साल के लिए बाहर कर दिया, आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है? तो क्यों इतनी इतनी बड़ी दुहाई देते हैं कि हमारा देश का पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी, और हमने जो कह दिया वो सब कुछ नहीं कहा आपने, ये सब ड्रामा है। तो ये उसको भी पता है जो चुनाव जीत, उसको भी पता है कि दोबारा आरक्षण। देखिए पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव में रवि जी एक बहुत टेक्निकल क्या होता है कि जो प्रत्याशी होता है वो बहुत चालाक होता है। उस प्रत्याशी को पता होता है कि अगली बार सीट मेरी आएगी या नहीं आएगी, भाई उस सीट पर चुनाव लड़ गया। इसमें आरक्षण का मामला रहता है, तो उसको ये लगता है कि अगली बार तो चुनाव में लड़ सकता हूं, नहीं भी लड़ सकता हूं, अभी तो मैकेनिज्म है, जिसकी तरफ सरकार है वहां चले जाओ। उनके कोई आइडियोलॉजिकल नहीं। यहाँ अगर कांग्रेस का बोर्ड आता तो बीजेपी वाले सारे यहाँ भाग जाते। तो जनता के साथ कितना बड़ा छल है? जनता के साथ निश्चित रूप से अब ये जनता को सोचना है कि कैसे आप अपने जनादेश की ताकत को समझें, ऐसे लोगों से आप बचें, आप निष्पक्ष तरीके से आप वोट करें, आप किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि आपका वोट तो ठगा जा रहा है लगातार। आप देख रहे हैं विधानसभा जब विधायक पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रह रहा है, उसको वोट दे रहे हैं, वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जा रहा है। निर्दलीय को वोट देते हैं, वो तीसरे दिन जो सरकार के साथ दिखाई देता है। दिखाई देना और उनकी बात करना दोनों में फर्क है। देखिए अगर कोई भी सरकार है, काम तो अल्टरनेटिव आपको सरकार से करवाने हैं जी, लेकिन सरकार की भाषा बोलना वो कहीं ना कहीं वोटर की बात पर उस पर अड़ंगे डालता है। ठीक है शक्ति बड़ताल जी, अब हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे इसके बाद भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी चर्चा जारी है। अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें, खासतौर पर जो निगम थे, तो निगम में भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की। श्रीनगर नगर निगम बना और उसके बाद पहली बार चुनाव हुआ, महिला सीट वहां पर हुई और वहां पर निर्दलीय ने बाजी मार ली। लेकिन उसी निर्दलीय की आज हम बात कर रहे हैं, उन निर्दलियों की जिन्होंने 50% वोट लेके इस निकाय चुनाव में, और उन्हीं निर्दलियों में वो बागी भी शामिल हैं जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से टिकट न मिलने से नाराज होकर चुनावी मैदान में थे। अब सवाल कई हैं। एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास लौटते हैं और चर्चा को जारी रखेंगे। सतीश जी, कई तरीके के सवाल सामने आए जब हमने चर्चा की। आशीष सैनी का भी ये बताया कि किस तरीके से जो पार्टियां होती हैं वो ये बात तो करती हैं कि ठीक है बगावत की थी, अब निष्कासन कर दिया, लेकिन जो गुंजाइश रहती है कि पार्टियां वापस ले लेते, ठीक है वो अपने अपनी पार्टियों का अपना अपना वो हो सकता है, लेकिन जनता के साथ ये छल भी तो है। रवि भाई, सबसे पहले तो मैं आशीष भाई साहब की एक बात को कोट करना चाहता हूं, जो उन्होंने बोला कि पुलिस प्रशासन सारी चीज़ों का फ़ायदा जो है सत्ता पक्ष ने लिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी निकाय चुनावों में भाजपा का रिजल्ट उम्दा रहा, और आज भी भाजपा का जो रिजल्ट है वो उम्दा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ तो ये बोलते हैं और दूसरी तरफ इनका शीर्ष नेतृत्व जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री है वो बोलते हैं कि हमें सुधार की आवश्यकता है। इनकी मुख्य प्रवक्ता बोलते हैं कि कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, उसको सुधार की आवश्यकता है। तो मैं तो पहले ये खुद ही समझना चाहता हूँ कि ये ऑथेंटिक बयान है किसका। अगर ये यहाँ पे आके बोलते हैं कि शासन प्रशासन या सबने मिलके मिली भगत से ये चुनाव जीते हैं, तो एक तरफ तो ये जनता के जो जनादेश है उसको भी चैलेंज करते हैं, यानी कि जनता के जनादेश का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका इनकी नजरों में कोई सम्मान नहीं है। लेकिन मैं साथ में कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को बाज आना चाहिए अभी भी कि अगर वो जनादेश का सम्मान इस तरह से करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में जो अभी उनको मिले हुए वोट वो भी मिलेंगे। और रही बात यूकेडी की, देखिए यूकेडी का तो खुद ही जनता कंफ्यूज है कि आखिर यूकेडी है कौन सी, डेमोक्रेटिक है या यूकेडी है। असल में क्या है कि इनको जो इनके जितने नेता हुए उन्होंने सब ने अपनी अपनी पार्टियां बना दी हैं, और पिछली बार भी आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में भी केदारनाथ में इनके समर्थित उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, ये खुद वहां चुनाव लड़ने के काबिल नहीं रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यूकेडी को इस ओर सोचना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय निकलने वाली जो पार्टी है ये, इनको एक जनता के बीच में रहने वाली पार्टी बनना पड़ेगा, और जनता के जो कार्य हैं, जो उनकी सेवा भाव है,
उसके प्रति इनके मन में सच में ही वो भावना आनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय ये निकल के आ जाएं और जनता के बीच में जाएं और ये सोचे कि जनता इनको वोट देगी, जिताएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जो विपक्ष है, विपक्ष को कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोचने की जरूरत है और जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और रही बात कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस के लिए तो अब कुछ कहने के लिए मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं नहीं, क्योंकि जो इनके खुद के नेता हैं वो इनके प्रदेश अध्यक्ष का क्या सम्मान करते हैं, और इस चुनाव में जो इनके शीर्ष नेता हैं, जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, वो कैसे पार्टी को छोड़ छोड़ के आए और उनके आरोप क्या क्या थे आपने खुद देखा होगा, पूरी प्रदेश की जनता ने देखा है, और वही जो जनता ने देखा वही इनको जनादेश दिया। ठीक है, आशीष सनी जी जवाब दे दीजिए आप। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन्हें एक ही सब्जेक्ट दिया जाता है कि विपक्ष को कोसना और विपक्ष की आलोचना करना। यदि हम कमजोर ना होते, हमारे अंदर कोई कमी ना होती, तो हम विपक्ष में क्यों होते। दूसरी बात, आपने कहा कि पुलिस और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। पुलिस ने हमारे मतदाताओं को बूथ पर जाने से रोका, लाठीचार्ज किया। 5 बजे के बाद अगर मतदान केवल उन्हीं का होता है जो मतदान केंद्र के परिसर में होते हैं। पीठासीन अधिकारी ने उनको पर्ची पर मोहर लगाकर कहा कि कितना भी लेट हो आपका मतदान कराया जाएगा, और वो मतदान नहीं कराया। कम से कम 10-15 हजार मतदाता। तो एक नगर निगम की बात बता रहा हूं, आपके चुनाव की प्रक्रिया में कांग्रेस के विधायकों पर लाठीचार्ज होता है, कांग्रेस के लोगों पर लाठीचार्ज होता है। और आपने जो कहा ना कि भाजपा पहले भी जीतती रही है, भाजपा निश्चित रूप से पुराने किसी जमाने में शहरी क्षेत्र की पार्टी हुआ करती थी। आज भाजपा, आप किसी भी नगर निगम को या नगर पंचायत के उठाने की बात करेंगे, मैं देहरादून से अलग की बात कर रहा हूँ, वहां पर कांग्रेस भी जीती है और कांग्रेस हारी भी है, सब कुछ हुआ है। लेकिन पुलिस का रोल कभी चुनाव आयोग में केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का था, भाजपा का या सरकार का ऑर्डर मेंटेन करने का कभी नहीं रहा। दूसरी बात, आप कहते हैं कि आप चुनाव जीते हैं अपने काम के नाम पर। आप हर मुद्दे पर, वार्ड के चुनाव में भी आपने मोदी जी का फोटो लगाकर ट्रिपल इंजन के नाम पर वोट मांगे। जनता ने आप पर फिर एक बार भरोसा करते हुए कहा कि हो सकता है तीसरा इंजन मिल जाएगा तो शायद एक काम की बात करने लगेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी के लोगों को वोट केवल धार्मिक ध्रुवीकरण से मिलता है। इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों को किस प्रकार से धार्मिक ध्रुवीकरण में लपेटने की कोशिश की है हमेशा, तो उसी का परिणाम है कि अधिसंख्यक हिंदू मतदाता बीजेपी के पक्ष में वोट करता है। और वो मतदाता कभी इनसे उन समस्याओं की बात नहीं करता जो नगर निगम के मेयर के दायरे में आती है या नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष के दायरे में आती है। लेकिन आप मुख्य विपक्षी उसके बावजूद भी हम हरिद्वार में, देहरादून में या पूरे उत्तराखंड में सब बहुत अच्छी संख्या में परफॉर्मेंस करके जीते हैं। नहीं, अब आप और मुख्य पुलिस के विपक्षी दल होने के हैं। बावजूद जीते हैं। 22 का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो गई, 24 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें ले गई, बिल्कुल 11 नगर निगमों में आप एक भी सीट नहीं लाए, एक भी सीट। अब जिस पिथौरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीती 17 वोटों से, आप फर्स्ट रनर अप वहां पर भी नहीं है, वहां पे इंडिपेंडेंट रनर अप बना हुआ है। तो आप लोगों को तो मंथन करने की आवश्यकता है। जो इंडिपेंडेंट रनर बने रहे हैं पिथौरागढ़ की आप बात कर रहे हैं, हाँ। तो वो भी तो कांग्रेस पार्टी के से ही निकल कर आए हैं। यानी कांग्रेस लेकिन की आप विचारधारा है उन्हें रख भारतीय नहीं जनता पाए पार्टी ना। के खिलाफ। रख कहां पाया? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। 2022 के चुनाव में इन्होंने एक झूठ बोला, इनके प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है। आज 3 साल इस सरकार को बीत चुके हैं, एक कागज का टुकड़ा ये ढूंढ कर नहीं ला सके कि कांग्रेस ने कब कहा कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में बनाने जा रहे हैं। कभी नहीं कहा। लेकिन ये झूठ लगातार, हमने कहा ना, लड़ाई तो पुलिस से भी है, प्रशासन से भी है, और वो उस मीडिया से भी है जिन्होंने झूठ को चलाया लगातार। तो हमारी तो लड़ाई कई मोर्चों पर है। ठीक है, अब तो फिर भी लड़ाई जनता की आवाज आज भी बनने में लगे हुए हैं। ठीक है, उत्तराखंड जी आता हूँ। सतीश जी शॉर्ट में जवाब दीजिएगा इस बात। देखिए रवि भाई, जो इन्होंने बात बोली कि मोदी की फोटो लगा रहे हैं वार्डों में भी, मैं ये कहना चाहता हूँ जब हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनकी फोटो लगाएं, किसकी लगाएंगे? आप लगाइए ना राहुल गांधी की, आप लगाइए मल्लिकार्जुन खड़गे की, आपके पास नेता ही नहीं है। और रही बात जो धार्मिक ध्रुवीकरण की बोली है इन्होंने, इनके जो मेयर के प्रत्याशी है वो जुम्मे के दिन मस्जिद के बाहर खड़े होकर कांग्रेस 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 चिल्ला चिल्ला के पैम्पलेट बांट रहे थे। तो धार्मिक ध्रुवीकरण कौन करा रहा है? प्रदेश की जनता ने देखा है। ठीक है, देवचंद कहीं नहीं देखा। 1,05,000 वोटों से जीते हम। नहीं, तो आप वो पंपलेट दिखाइए ना, कहाँ पर है जिसमें हम कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दो। वीडियो दिखा दो क्या? हाँ दिखाइए। ठीक है, अरे उस बात पे नहीं चलते हैं, एक सेकंड। देवचंद उत्तराखंडी जी।
डिबेट से हट जाएंगे। जी, सबसे पहले तो मैं जो हमारे शक्ति बरतवाल जी हैं, मैं उनको सलूट करता हूं। वो एक युवा हैं और एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। जो उनकी बात है उस एक एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं और उन्होंने इतने बारीकी से इस बात को बताया जिस बात को लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता ने बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया और इस बात का ये नहीं किया कि हाँ ये कहाँ तक सत्य है या कहाँ तक झूठ है। इस बात का मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। वार्ड नंबर 59 में मैं खुद वोटर था और वहाँ पर के जो पीठासीन अधिकारी को ये ट्रेनिंग नहीं थी कि क्योंकि मतपत्र में दोनों तरफ जो है प्रत्याशी हैं तो वोट ऐसे चाहिए उसको फोड़ करना नहीं आता था। तो ये चुनाव आयोग की कमजोरी जो बरतवाल जी ने बताई मैं उसका बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ और ये सच्चाई में हुआ है। और अब बताते हैं शासन प्रशासन की बात। चुनाव आचार संहिता का जो पंपलेट हमको जो नगर निगम देहरादून या जो जहां जहां भी मिला था उसमें क्लियर लिखा था बिजली के पोलों और सरकारी भवनों और इन पर कहीं भी प्रचार प्रसार की सामग्री चस्पा नहीं होगी। और अभी भी आप जा सकते हैं देहरादून दून अस्पताल क्या बीजेपी का है, उस अस्पताल के चारों तरफ अभी बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं। दूसरी बात ये चुनाव आयोग की कमियां जो प्रशासन शासन की कमी बता रहा हूं मैं। एक और बात, मैं देहरादून महापौर का मुख्य चुनाव अभिकर्ता होने के नाते भी मुझे बहुत सारे जगहों पर जाने की बात है। मैं सिर्फ बरतवाल जी की बातों का पुख्ता बात बता रहा हूं जो उन्होंने कमी बताई है कि कहां कहां पर कमी थी। उसके बाद जो बताते हैं जब बाहर बताया गया था कोई फोन लेके अंदर नहीं जाएगा, अगर बाहर वाले से गलती हो गई मान लो चला गया तो अंदर भी तो प्रशासन था। ये बात हमने वहां पर मौजूद एडीएम एसडीएम जो थे उनको भी थी और वो सुन करके साइड हो गए। वहां पर इनके पास में मोबाइल थे और जो जीता जो हार गया उसके लिए ये हार गया भाई भगाओ और जो जीत गया ढोल में बाहर लाओ अंदर लाओ, उसके पास फोन थी। ये किसकी लापरवाही है? तो कहने का मतलब जिन बिंदुओं पर आपने प्रचार डाला है मैं इसके लिए जो है बरतवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात अब मैं ये बता रहा हूं प्रचार प्रसार सामग्री के साथ एक चीज हमने और बोला था कि भैया ऐसा है प्रचार प्रसार सामग्री में अगर कोई भी नेता, जैसे आप बोल रहे हैं अभी मोदी जी का फोटो कोई बात नहीं, पर अगर कोई भी प्रदेश का विधायक या मुखिया या कैबिनेट मंत्री प्रचार के लिए जाता है उसका खर्चा भी उस कैंडिडेट के ऊपर लगाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो सरकारी पैसा, हमारा पैसा, आपका पैसा, उस पैसे को लेकर वो आप पार्टिकुलर उसके लिए जाते हैं। इसीलिए मैंने पहले बताया केंद्रा जी कि ये चुनाव प्रशासन वर्सेस आम पार्टियां थी, बीजेपी तो उसका एक अंग था। अब एक चीज और मैं बताता हूं, अभी अभी बात आती है, श्रीनगर में हमारे मुखिया जाते हैं और वो एक शब्द बोलते हैं कि देखिए अगर आप केंद्र में हमारे मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में हमारी सरकार है बीजेपी की सरकार है, अगर किसी तीसरे को लाते हैं बीजेपी के अलावा तो वो जनता का कोई काम नहीं करा सकते हैं। इसका संज्ञान तो मैंने रिटर्न में शिकायत की है चुनाव आयोग को कि ये सरासर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसा करने से उन्होंने ये साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में अगर निर्दलीय होगा कोई अन्य होगा तो उसके कहने से उसके प्रस्तावों पर जो वर्तमान सरकार होगी वो काम नहीं करेगी। केंद्र जी मैं ये जवाब चाहता हूं कि क्या ये सत्य है, ऐसा होना चाहिए इस प्रजातंत्र में? और मैं समझता हूं कि बरतवाल जी इसका बखूबी एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे वास्तव में ये गलत है क्योंकि वो यहाँ पर वास्तव में जज की भूमिका निभा रहे हैं। एक बार और बता रहा हूँ और ऐसा ही इन्होंने मंत्रणा लोगों में फूकी जो भैया ऐसा है आप अपनी वोट क्यों खराब कर रहे हैं? आपने तो इन्होंने बाद में आना बीजेपी में ही है और आज मैंने इसलिए पहले बोला था कि साथ बात करता हूं उसके बाद बोलता हूं बीजेपी में ही है। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि हमारी इस चर्चा के बाद जो भी निष्कर्ष निकले इन्होंने वो काम फिर भी करना है, चाहे वो निर्दलीय हो या कांग्रेस के बागी हो या उनके अपने खुद के बागी हो, जीते हुए प्रत्याशियों को किसी तरह भी प्रलोभन दे करके उन्होंने अपने पार्टी में शामिल करना है। अच्छा ये तो देखेंगे ना, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो पार्टी अपनी अपनी बात करती है ना, जनता को लुभाने के लिए बात करती है, किस तरीके से जनता को लुभाया जाए, ये तो तमाम चीजें होती है ना, किसी को मना तो है नहीं, सब पार्टियां बात करती हैं। उसके बाद जो पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है फिर से वो 10 मेयर पदों पर आ जाती है 11 में से। देखो फिर वही बात है ना, आएगी तो सही है, अभी आके 11 में से नहीं, एक बात 11 में से 11 में भी आ जाएगी। पर जो मेरी बात तो एक आप समझने की कोशिश करो कि ये क्या वास्तविक चुनाव है, ये चुनाव नहीं है, छल छदम है और ये एक्चुअली वास्तविक चुनाव बिल्कुल नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ आप कह रहे हैं कि आप ये कहने की उनकी छूट है, मैं तो नहीं समझता कि किसी भी प्रजातंत्र की किसी उसमें इसको त्रासने की कोशिश करो। अगर कोई भी राजनेता, सही राजनेता अगर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे होते
तो शायद वो बोलते हैं कि ये लैंग्वेज गलत है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के चलिए, समझ बाद लेते हैं इस शायद बात ही को। कोई ऐसा नेता इनका, हम उनका आदर्श मानते ठीक हैं। है। हम ये नहीं कि हम बीजेपी के हैं तो उनका बुराई करते हैं। वो एक नेता थे जो विपक्ष में रह करके भी वो समझौता के लिए उनको रिप्रेजेंटेटिव इसीलिए बनाया गया था। ठीक है। लेकिन आज अगर इनको बना दिए तो ऐसी ऐसी बातें बोलकर वोट लुभाएंगे, बहुत गलत है, चलिए, ठीक है। बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, ठीक है। शक्ति बरताल जी, एक लाइन इस पर भी बता दीजिएगा, क्योंकि देवचंद उत्तराखंडी जी ने बात रखी है कि आप भी बताएं। साथ ही मेरा एक सवाल एक साथ में ये है कि जो निर्दलियों का जो दबदबा बना है, इस चुनाव ने किस तरीके का ये परिणाम दिया और किस तरीके के मैसेज भी दिया है प्रदेश में? निश्चित रूप से 50% के आसपास निर्दलीय उम्मीदवारों का जीतना ये साबित करता है हाँ। कि वो दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को लगभग एक जैसा समझ रहे हैं। उसमें बहुत ज़्यादा उनको अंतर नहीं लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में। हाँ। ये एक जनादेश ने लोकल बॉडी के चुनाव में ये साबित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने उस प्रत्याशी को वोट दिया। उन्होंने कहा भाई ना तो कांग्रेस ने कुछ करना ना भारतीय जनता पार्टी, जो हमें हमारे नज़दीक जिससे रीच हमारी है, हाँ। मतलब जो व्यक्ति उनके बीच में रहा है उस व्यक्ति को उन्होंने वोट दिया। एक तो एक ये क्लियर हो गया, ये कहना है कि जी बिल्कुल सिंबल रहा तो लोगों की बिल्कुल वोट वहीं लेगा, एक तो ये क्लियर हो गया। ये लेकिन ये आगे के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। ये इसको आप बिल्कुल इस रूप में ना लें कि बिल्कुल ये यहीं तक सीमित, ये 2027 के हाँ, चुनाव मैं में इसके नतीजे हो यही सकते हैं। समझना चाह रहा था, बिल्कुल 2027 निश्चित, के लिए 101%। हाँ। जिस तरीके, और ये उत्तराखंड तो हमारी देवभूमि है, यहाँ तो न्याय होता है, यहाँ हमेशा किसी की नहीं चलती है, यहाँ न्याय जरूर होता है। और यहाँ का वोटर को आप एक सीमा तक लुभा सकते हैं, उसके बाद वो जवाब दे देता है। तो ये तय है। निर्दलीय कई विधायक यहाँ जीतते हैं, बहुत कम संसाधनों में लोग चुनाव जीतते हैं। तो लोगों ने ये साबित किया, लोगों ने वोट देकर अपने, और ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को इस पर एनालाइज करना चाहिए कि भैया क्यों नहीं, हमको क्यों नहीं वोट दिया। अगर इतना ही था, उनके ये कह रहे हैं कि जो वो चाहे वो तो भारतीय जनता पार्टी का ही था, कांग्रेस वाले कह रहे जो हमारी ही विचारधारा की थी, तो भाई आपकी विचारधारा की थी तो तभी वोट दे देते थे, तो वोट नहीं दिया, इसलिए ये साबित वोटर ने कर दिया। दूसरा जो देवखंडी जी ने कहा कि वाकई ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात होती है, और मुझे लगता है कि यहीं पर पॉलिटिकल फेलियर होता है कांग्रेस पार्टी का। श्रीनगर में जब ये वक्तव्य मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया तो इस पर जनहित याचिका दायर हो सकती थी। वो एक संवैधानिक पद पर है, उन्होंने शपथ ली है, वो डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि वो क्या कर देंगे, क्योंकि आप जब शपथ लेते हैं तो आप संवैधानिक पद पर जब शपथ, एक पॉलिटिकल पार्टी का शीर्ष नेता जेपी नड्डा अगर सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कह सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि किसी कोई काम नहीं होगा, वो चल सकता है। लेकिन जब आप किसी मिनिस्टर हैं, आप एक मुख्यमंत्री हैं राज्य के, आप प्रधानमंत्री हैं, तो ये शब्द आप नहीं कह सकते। और अगर इसमें निश्चित रूप से तरीके से कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रीट करता तो मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना पड़ता, जवाब देना भारी पड़ जाता। ठीक है, ये कानूनी बाध्यता हो जाती। ठीक है। ये भी हो सकता था कि पूरे चुनाव में उनको बैन कर दिया जाता है, वो आप चुनाव में आगे प्रचार नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन वो ये नहीं कर पाए। हाँ, सतीशन जी, जिस तरीके से जो परिणाम आए और जो निर्दलीय वो 50% वोट ले गए 2027 के लिए, ये किस तरीके की चुनौती आप लोग मानते हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है, क्योंकि निकाय चुनाव को ही सेमीफाइनल माना जा रहा था आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए रवि भाई, देखिए कांग्रेस ने या विपक्ष ने केदारनाथ के चुनाव को भी सेमीफाइनल बोला था, और ये निकाय चुनाव है, मुझे नहीं पता कि विपक्ष ने इसको सेमीफाइनल बोला या फाइनल बोला, क्या बोला, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जनता का जो विश्वास है वो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर पूरा है और डबल इंजन की सरकार पर है, और इसी वजह से ही जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार भी बनाई है। और रही बात जो अभी मुझसे पूर्व प्रवक्ता बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री ने ट्रिपल इंजन की बात बोली, ये बोली, देखिए उन्होंने इस परिदृश्य में बोली कि आपने खुद देखा होगा कि अभी कुछ समय पूर्व बद्रीनाथ के विधायक, जो अभी नवनिर्वाचित इनके विधायक हैं, जो उपचुनाव में जीते थे, तो उनके पास जब कोई वहाँ की जनता जा रही है तो वो बोलते हैं कि भाई हमारी तो सरकार नहीं है, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब वो अपनी निधि खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह के बहानेबाजी से बचने के लिए सीएम ने अगर ये बात बोली है तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होनी चाहिए, और जनता ने उससे अपने आप को कनेक्ट करा है। रही बात जो 2027 में, देखिए जनता उत्तराखंड की पूरे मन बना चुकी है कि उनको भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है उस पर पूर्ण विश्वास है, और उन्हें पता है कि यही जो सरकार है स्टेट को आगे लेके जा रही है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आपने खुद देखा होगा, कल हमारे यहाँ 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन हुआ, जो उत्तराखंड कभी सपने में सोचा करता था, आज उसको इतनी बड़ी मेजबानी करने का मौका मिला हुआ है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को एक सकारात्मक राजनीति की ओर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हर चीज में नकारात्मकता वो ढूंढें, इससे किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। भले
उनको तो मुझे लगता नहीं है कि कोई फायदा होगा, लेकिन उत्तराखंड का नुकसान पक्का होगा। ठीक है। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष जो है वो एक सकारात्मक राजनीति करे, हर जगह वो नकारात्मकता ढूंढने की कोशिश ना करे और उत्तराखंड के विकास के लिए आगे बढ़े। आशीष सैनी जी, ये जो चुनाव परिणाम आया, निर्दलियों का दबदबा जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तो सीटें बढ़ी, अगर ऑल ओवर हम बात करें, ये 2027 के लिए ये परिणाम क्या कहता है, क्या इशारा करता है आप लोगों के लिए? देखिए 2027 के चुनाव परिणाम के लिए ये स्पष्ट इशारा है कि नगर निकाय और नगरीय क्षेत्र, जहां नगर निगम है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। कांग्रेस को और विपक्षी दलों को शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल स्पष्ट इशारा है। ग्रामीण क्षेत्रों में और जो अर्ध शहरी क्षेत्र है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर हुई है। ये भी स्पष्ट रूप से इशारा है और ये इशारा बढ़ता रहे। हम लोग नगरीय क्षेत्र में खुद को और अधिक मजबूत करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी मजबूती बनाए रखेंगे और उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। ये तो इशारा स्पष्ट हो गया। लेकिन एक दूसरा इशारा भी स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में सरकार बनाई, उसने उत्तराखंड राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनाई है, हम सब कुछ कर देंगे। और मोदी जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, दूसरे बने और तीसरी बारी बन गए। उसके बाद 2017 में सरकार बनी, इन्होंने कहा कि बस राज्य में हमारी सरकार बना दीजिए, हम सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। उसके बाद फिर ऐसे ही हुआ, वो राज्य में सरकार बनी, समस्या गायब हो गई और ये कभी धार्मिक ध्रुवीकरण का सहारा लेते दिखाई दिए, कभी झूठ छल और प्रपंच का सहारा लेते दिखाई दिए। अब तीसरी बार ये नगर निकाय चुनाव हुए हैं 2025 के, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को 10-11 नगर निगमों में अच्छी संख्या में वोट मिली है। आप देख लीजिएगा कि अब से ठीक 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल भर बाद इन नगरीय क्षेत्रों में कौन सा ऐसा काम है जो करके दिखाएंगे और किस नाम पर वोट मांगेंगे। जब 2027 का चुनाव आएगा, ये फिर हिंदू मुस्लिम पे घुस जाएंगे, ये फिर धार्मिक ध्रुवीकरण में घुसेंगे, फिर बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, बड़े बड़े झूठ को चलाने का काम करेंगी। लेकिन ट्रिपल इंजन सरकार भी विफल होगी और उत्तराखंड के वर्तमान नगर निगम सब अपनी आंखों से उस बर्बादी को लगातार अपनी आंखों से देखने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से 2025 तक अपने द्वारा किए गए एक भी काम को पूरा नहीं किया है। ये एक सच है। इस सच को जनता के बीच में ले जाना और उस पर जनता का जनमत तैयार करना, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी को निभाने का काम करेंगे पूरी शक्ति के साथ, बिना झूठ बोले। लेकिन एक चीज सर, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि जिस तरीके से चुनाव आयोग का काम पर चर्चा की हमारे यूकेडी के मित्र ने भी, कि चुनाव आयोग के अधिकारी जिस तरीके से चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के फेवर में काम कर रहे हैं, ये किसी भी तरीके से एक कहते हैं सेम लेवल फील्ड नहीं है। पूरी सरकार, पूरा माफिया तंत्र, इनके सब ठेकेदार, ठेकेदारनी, ये सब मिलकर एक तरह से जो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं। ये वास्तव में सिर्फ विपक्ष के खिलाफ नहीं, ये उत्तराखंड की जनता के खिलाफ इतना मजबूत कॉकस बन चुका है कि इसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक शक्ति की जरूरत है और वो हमें मिलेगी, निश्चित रूप से विश्वास है। ठीक है, देवचंद उत्तराखंड आज की चर्चा फाइनल करो शॉर्ट। रवि जी, मैं तो एक बार पुनः ये कहूँगा कि उत्तराखंड की जनता ने धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी आशीष जी हमें उत्तराखंड मित्र बोल रहे थे, लेकिन हमारे बीजेपी और कांग्रेस मित्र नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने हमारे जो विधायकों का जो इनके साथ गए उनका शोषण कर हमारी जो छवि उल्टी करी है। पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे मुद्दों पर उनकी और हमारी समानता आती है, वो एक सौभाग्य है। पर अभी जो मैं कह रहा हूँ, उत्तराखंड में धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि एकमात्र उत्तराखंड क्रांति दल है जो उत्तराखंडियत और उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं उन पर सरोकार है। अब जो बात आती है कि अभी जो कह रहे थे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, कह रहे थे कि उत्तराखंड का ये हो गया, उसका ये नहीं है। जनता के साथ छल कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये आप बखूबी जानते हैं। मैं इस बात को आपसे नहीं करूंगा। रही बात जो, हालांकि वो कांग्रेस के वो हैं विधायक हैं जो इनने बद्रीनाथ की बात करी, वो विधायक जब जो वो विधायक नहीं थे तब भी वो जनता की सेवा मैं खुद क्षेत्र में देखा। मैं यूकेडी का होने के बाद मेरे को लगा वो कर रहे थे और अभी निस्संदेह करेंगे। पर ये तो नहीं हो सकता, अगर ऐसी धमकी अगर सीएम साहब देंगे कि मैं उनको विधायक निधि नहीं लेने दूंगा, तो ये तो भैया अत्याचार तो है ही। उसके बाद ये तो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा, यही आप कहना चाह रहे हैं। आपका कहने का बिल्कुल, मैंने बोला आपका, मैं अपने टाइम पर, अरे सर ये फाइनल समय ना, अपने टाइम पर जवाब देना, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में
कितनी दबंगई और कितना इनका जो है सत्ता में रहकर अहंकार हो गया है, इसका जो है, जो अभी ये कह रहे थे, इन्होंने अपने मुंह से बोला था कि ये जो सेमीफाइनल अच्छा है, सर, लेकिन अभी मुकर गए हैं, ये जरूर 2027 के लिए इनको परिणाम मिलेंगे। ठीक है, वक्त इतना ही है। मुझे सभी का शुक्रिया करना पड़ेगा। सतीश जी, देवचंद उत्तराखंडी जी, शक्ति बरतवाल जी, आशीष सैनी जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। क्वेश्चन आवर में आज हमने बात की कि जो निकाय चुनाव में निर्दलियों का दबदबा रहा 2027 के लिए क्या संकेत कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों ने बताया कि किस तरीके का ये संकेत है। एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ स्वतंत्र पत्रकार थे, उन्होंने बताया कि ये दबदबा क्या बताता है। हालांकि जनता जिसको आशीर्वाद देती है उसी की चुनाव में जीत होती है और जो परिणाम हम सबके बीच है। लेकिन 27 भी ज़्यादा दूर नहीं है। देखना होगा कि जो वादे किए गए थे और जिनको आपने फिर से निकायों पर बैठाया है वो आपके लिए कितना काम करते हैं।